हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। इस बुक में गाइस टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक की सारी यूनिट्स मैंने करवा दी हैं। अभी मैं आपको सेकंड ब्लॉक करवा रही हूँ, जिसमें 4 यूनिट्स हैं और इन 4 में से मैंने 3 यूनिट्स करवा दी हैं। आज हम इस बुक की लास्ट यूनिट करेंगे, यूनिट 4। इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट करेंगे, सेकेंड ब्लॉक की यूनिट 4, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे BEGG 171 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको सारी यूनिट्स और सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे जितने मैंने अभी तक अपलोड करे हैं। आज हम सेकेंड ब्लॉक की लास्ट यूनिट करेंगे, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे है एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, ये रहा आपके पास में एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। इसका स्टार्ट करते हैं गाइस। चेक योर प्रोग्रेस 1। क्वेश्चन है व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? पीछे मैंने आपको यूनिट में बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ रिपीट करी थी कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, फिर भी इसको थोड़ा सा और देखते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है? एक तरीके की फॉर्म है मार्केटिंग की, मार्केटिंग कम्युनिकेशन की, यूज टू परस्यूट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब लोगों को इस चीज़ के लिए राज़ी करना, लोगों को इस चीज़ के लिए कन्वेंस करना कि उनको उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या उनकी वो सर्विस लेनी चाहिए। तो ये एक तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। और इसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग है ना, ये एक तरीके का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द बायर और द सेलर। मतलब कि जो बेच रहा है उसके बीच में और जो खरीद रहा है उसके बीच में एक तरीके का मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या चीज़? एडवर्टाइजिंग। आंसर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं पेज नंबर 46 पर। यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजिंग में इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप उन पॉइंट्स को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एडवर्टाइजिंग का आपको इंट्रो देना होगा। एडवर्टाइजिंग क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज टू परस्यूट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि एक तरीके की मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिसमें लोगों को आप कन्विंस करते हैं अपनी किसी चीज़ को खरीदने के लिए या सर्विस को लेने के लिए। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर हैज़ बीन एडवर्टाइज इन द कमर्शियल इज़ ट्रू। मतलब कि ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कमर्शियल पर्पज से ऐड करते हैं वो एक्चुअल में ऐसी होना भी ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ को ना सब लोग मानते नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, बहुत सारी ना ऐसी फेयरनेस क्रीम होती है। मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि हो सकता है आप में से कोई यूज़ करता है और उसको दिल पे ले ले, तो ये मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी फेयरनेस क्रीम होती हैं कि पहले मैं ऐसा था या पहले मैं ऐसी थी और फिर मैं ऐसा हो गया या हो गई। मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी एड्स मैंने भी देखी है। तो यही चीज़ इसमें बता रही हूँ गाइस कि जो नेचुरल कलर होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। बस ये होता है कि अगर टैनिंग वगैरह हो जाती है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। तो बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एकदम अफ्रीकन से बिल्कुल ही ब्रिटिशर बन जाए। तो ऐसी तो कोई क्रीम मार्केट में आ ही नहीं सकती है। लेकिन जैसे जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं, इनकी ना जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कुछ ऐसे ही होती है। मतलब एक बार के यूज़ के बाद में आप एकदम लाइट की तरह चमकने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बता रखी है कि कमर्शियल पर्पस से जो भी एडवर्टाइजमेंट करी गई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रू होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जिस भी पर्पस से, तो उसको आपको मतलब वो उसका जेन्युइन यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को धोखे में रख रहे हैं। फॉर दिस रीज़न, अभी इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी नहीं समझते। उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने की पड़ी होती है। तो इस वजह से क्या है, फॉर दिस रीज़न ऑर्गेनाइजेशन सच एज फेडरल ट्रेड कमीशन FTC आर देयर टू मॉनिटर द कमर्शियल्स ऑन टेलीविजन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कमर्शियल एड्स होती हैं, कमर्शियल जो टीवी पे एड्स वगैरह आती हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए बनी गई है। ये ना वन डे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। दिस इंश्योर दैट द एडवर्टाइज आर नॉट मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम्स टू द कंज्यूमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये मेक श्योर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन की जो एडवर्टाइजर्स है ना, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करे, कुछ फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को खरीदे ही खरीदे। इसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 47 और पेज नंबर 48 पर। यहाँ पे है क्वेश्चन, ये रहा देखिए 47 और पेज नंबर 48।
ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे मैंने ना आंसर पूरा मार्क कर दिया है। आप चाहे तो सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, चाहे तो आपको जितने भी याद रहें उन पॉइंट से आप इस आंसर को अपने आप बना सकते हैं। जनरली स्पीकिंग ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, मतलब कि जो मास कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक मैसेज को स्प्रेड किया जा सकता है। द रोल ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज टू परस्यूट कंज्यूमर्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो रोल होता है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग का वो बेसिकली यही होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए जाएं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, मतलब जो प्रोडक्ट है ना वो किस पर्पज से बनाया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग है ना उसको बहुत ही इफेक्टिव मीडियम माना जाता है एडवर्टाइजिंग का। ब्रॉडकास्ट मीडिया में मैंने आपको बता दिया जैसे रेडियो है या टेलीविजन है जो कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। रेडियो एंड टेलीविजन कमर्शियल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मास मार्केटिंग एज अ नेशनल एंड ग्लोबल ऑडियंस कैन बी रीच थ्रू इट। जो रेडियो और टेलीविजन है ना ये कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है और ये मास मार्केटिंग का बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है, क्योंकि चाहे नेशनल हो या ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता ही होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती है। और स्पेशली ब्रेकिंग न्यूज़ बना के तो आप इतनी जल्दी सेकंड्स में ही ना मैसेज को इतना स्प्रेड कर सकते हैं। देयरफॉर वन मस्ट टू डू रिसर्च ऑन टाइप ऑफ ऑडियंस लिसन टू विच चैनल इफ दे वांट टू द एड्स टू बी सक्सेसफुल। एज आई टोल्ड यू कि देखिए ये जो एड्स होती है ना ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कहाँ पे कौन से चैनल पे और किस टाइम पे इन एड्स को प्ले किया जा रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। किस टाइम पे ऑडियंस कहाँ कौन से चैनल पे ज़्यादा मिलेंगे, किस टाइप पे कैसा क्राउड आपको मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस टाइप की ऑडियंस को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकता है। तो इन सब के ऊपर जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको वर्क करना पड़ता है। Television advertising is usually considered appropriate for the advertising for the big corporate sectors, though even small businesses can benefit from it. जो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेकअप वगैरह, कॉस्ट्यूम्स होती हैं, लाइट देखनी पड़ती है, कैमरा देखना पड़ता है, तो इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। इवन इसमें जो सोर्सेज होते हैं, मतलब एक ऐड को क्रिएट करने के लिए जितने लोग लगे होते हैं वो भी रेडियो के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसका यूज़ जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं और जो बड़ी बड़ी फिल्म्स और कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा यूज़ करती हैं, लेकिन अभी जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उन पे भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि मानिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड किया, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना वो कंपनी हर जगह पे उस प्रोडक्ट को सप्लाई करे, उससे जो छोटे छोटे बिजनेसेस चल रहे हैं वो लोग उस जो भी आपका प्रोडक्ट था उसको वो सेल करेंगे और फिर कुछ ना कुछ कमीशन उनको भी मिलता है। तो इससे ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब लोग आपस में मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग ऑडियो एंड वीडियो कॉम्बिनेशन, अब जैसे टीवी का यूज़ क्यों भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो ऑडियो होता है प्लस वीडियो, मतलब आप चीज़ों को सुन भी सकते हैं और सुनने के साथ साथ पिक्चर्स को देख भी सकते हैं। और ये चीज़ आपको पता है जो हमारी आइज़ है ना वो जो वीडियो होती है मतलब जो देखी हुई चीज़ होती है उसको ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। तो दोनों ही चीज़ें इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द ऑडियो एंड वीडियो साउंड फंक्शन वेल विदाउट ईच अदर, मतलब कि कुछ लोगों में दिक्कत भी हो सकती है, कुछ लोगों में कुछ फिजिकली चैलेंज भी होते हैं कि उनको ऑडियो में दिक्कत है, कुछ को वीडियो में दिक्कत है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ मदर्स होती हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, किचन में काम कर रही हैं, कहीं पे काम कर रही हैं तो उन्होंने वो चीज़ सुनी। तो दोनों ही तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो इतनी कैची होनी चाहिए कि चाहे आप देखें चाहे आप सुने, आप हर तरीके से उस प्रोडक्ट को लेने के लिए खुद को कन्विंस करें, मतलब आप वो प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो आपको अपनी साइड अट्रैक्ट करे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज नॉट व्यूइंग अ टीवी बट जस्ट लिसनिंग टू इट, शी एंड ही शुड गेट द आइडिया एंड वाइस वर्सा, मतलब कि चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, चाहे सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा है, तो उनको भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। दोनों में से अगर किसी ने एक चीज़ भी करी है तो इसलिए जो रेडियो है और टेलीविज़न की एडवर्टाइजमेंट होती है ना इसके लिए लोग पे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई कार में जा रहा है तो FM रेडियो वगैरह चलाएगा ही चलाएगा, तो वहाँ पे वो एड्स दे के उसका प्रमोशन कर सकते हैं। घर में है तो टीवी देखेंगे ही लोग, डेफिनेटली देखेंगे, और सैटरडे संडे वीकडेज होते हैं तो उस टाइम पे तो ज़्यादातर फैमिली गैदरिंग हो ही जाती है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का क्या होता है 40 to 60 सेकेंड्स का टाइम होता है एडवर्टाइजमेंट का यूजुअली, और जिसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। वैसे तो अमाउंट ज़्यादा नहीं लगता टीवी के उसमें भी, लेकिन 40 और 60 सेकेंड्स के हिसाब से वो अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है।
These days, radio and television ads are prepared by advertising agencies for their clients. They understood the need of the client and make the commercial keeping in mind and current states of the affair. Broadcast advertising has become a very essential parts of marketing in recent time. जो broadcast advertising है ना, वो मार्केट का एक बहुत मेजर रोल बन गया है. जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं, लाइक अमेजोन है, मिंट्रा है, मीशो है, तो मीशो है, ये सब जो ऐप्स है ना, इनका क्या है, इनका प्रमोशन हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुई. और अभी जो करंट में जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है कंट्री डिलाइट की, देखिए कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को लेके. वहीं पे बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग साइट्स होती हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट है. तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये ब्रॉडकास्ट करवाना एक मार्केटिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट और असेंशियल पार्ट बन गया है. कंपनीज अलोकेट स्पेसिफिक बजट, और जो कंपनीज होती हैं प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ साथ में ना, वो एक पर्टिकुलर बजट भी डिसाइड कर लेती हैं कि उनको रेडियो या टेलीविजन एड्स देनी है, तो उसमें कितने तक का एस्टिमेट खर्चा आ सकता है, कितना रेवेन्यू उनका जनरेट हो सकता है. वहाँ से सब चीज़ों का आइडिया एक कंपनी लगा लेती है. इसके बाद में गाइज नेक्स्ट आता है इंटरनेट और जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है. मतलब बहुत सारी सोशल साइट्स है, व्हाट्सएप है, उस पर मैसेज को स्प्रेड कर दिया जाता है. ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है, बहुत सारी ऐसी साइट्स है, इंटरनेट है, गूगल है. तो वहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है www फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो ये जो ऐप्स वगैरह होती हैं, इनको क्यों क्रिएट किया गया है, ताकि ये लोगों को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर पाए. तो इससे जो साइट्स होती हैं उनको भी बेनिफिट होता है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी होता है, और जो प्रोडक्ट को सेल करें उन सबको भी होता है. तो मतलब इनडायरेक्टली सबको ही एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके का बेनिफिट होता है. यहाँ पे कुछ सर्च इंजन्स के एग्जांपल्स हैं. आपको कुछ सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल हो गया, इस तरीके से जो है ना रिच मीडिया एड्स हो गई, या फिर जो बैनर एड्स होते हैं, या फिर जो होर्डिंग्स लगी होती हैं हाईवेज वगैरह पे. तो ये एक सोशल नेटवर्किंग एडवर्टाइजिंग होती है. इसके अलावा ईमेल भी इसमें आती है. ईमेल तो बहुत फास्टेस्ट वे में उसका यूज़ किया जाता है. सो फाइनली गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. 47 एंड 48 पे इसका आंसर था. तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग है वो क्या होती है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे. थोड़े बहुत इसके एडवांटेजेस वगैरह दे देना, और इसके बाद में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आउटडोर एडवर्टाइजिंग, और ये होगा चेक योर प्रोग्रेस 2. अब गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आउटडोर एडवर्टाइजिंग. आउटडोर एडवर्टाइजिंग से पहले एक बार ना इसका क्वेश्चन देखिए. यहाँ पे देखिए आपको चेक योर प्रोग्रेस 2 गिवन है, जिसमें लिखा है आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन इफेक्टिव वे टू एडवर्टाइज एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव. डू यू एग्री? तो आपको इस पॉइंट के लिए मतलब कि आंसर ऑब्वियसली यस देना है. नो दे के आप इस आंसर को ख़त्म नहीं कर सकते. आपको आंसर यस देना है, और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 48 और 49 पर. लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग के, तो वो समझा देती हूँ. उसके बाद में मैं आपको ये बाकी का पार्ट दिखाती हूँ. Outdoor advertising immediately catches the attention of the consumers. The cost proves to be less than an advertisement on TV, the cost of which is much higher even for a 40-second advertisement. इसका मतलब ये है कि जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो लोगों का ध्यान अटेंशन अपनी साइड बहुत जल्दी ले लेती है. प्लस जो इसकी जो कॉस्ट होती है वो अगर आप टीवी पे या कहीं और सोशल साइट्स पे कोई और मास कम्युनिकेशन की जगह पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, उससे ये बहुत ही कम लेता है. क्योंकि टीवी हो या फिर कोई भी ऐसे साइट्स होती हैं जहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, तो वो मैक्स टू मैक्स 40 सेकेंड्स की होती है. तो उस हिसाब से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए आउटडोर जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है. अब इसे आगे समझिए. आउटडोर एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेट्स द मैसेज टू द जनरल पब्लिक थ्रू हाईवे बिलबोर्ड्स और ट्रांजिस्ट पोस्टर्स एंड सो ऑन. मतलब कि जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हाईवे पे जो बैनर्स लगे हुए होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं कि अगर आप कहीं पे जाते हैं साइड, लाइक आप गुरुग्राम साइड आप जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे टोल गेट क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे होर्डिंग्स देखेंगे आप. और कहीं भी बाहर ऐसे जाते हैं तो हाईवे पे ढाबे वगैरह की होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं. एजुकेशन पर्पज से भी लगी होती हैं. तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन उसकी एडवर्टाइज करवा रहा है. आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एज द एड्स आर ह्यूज एंड आर विजिबल टू वन एंड ऑल. मतलब कि जो इसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है ये काफ़ी लार्ज होती है. मतलब कि काफ़ी बड़े स्केल पे होती है. बड़े स्केल पे इन द सेंस कि जो होर्डिंग लगी होती है वो बहुत बड़े साइज में होती है. उसमें अगर अब
दूर से भी देखेंगे ना तो वो सबके लिए विजिबल होती है, कोई भी आने जाने वाला। और वो दूसरी चीज़, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि जो कार्स हैं हाईवे पे वो रुक के तो एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे नहीं, तो वो इतनी कैची होती है कि चलते चलते उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। The important part of advertisement is that the message to be delivered should be crisp and to the point। मतलब कि ये जो पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, उसका एक बेनिफिट ये होना चाहिए, या मतलब ऐसा होना चाहिए आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कि वो बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए और एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिससे इमेज सीधा दिमाग में कैप्चर हो जाए। दो इमेजेस कैन बी यूज, दे शुड नॉट बी यूज इन एक्सेस। तो अगर उसमें आप कोई पिक्चर यूज़ करते हैं, सपोज आपने खाने का कोई पोस्टर लगाया है, मैं एग्जांपल देती हूँ, हल्दीराम के ना आपको बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स टाइप में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे खाने की वैरायटी, उनके पास में इतनी सारी वैरायटी होती है तो हर एक वैरायटी की वो पिक्चर डाल देंगे, उसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें उसमें आपको लगानी पड़ती है। तो मतलब इमेजेस होती हैं इसमें, लेकिन बहुत लिमिट में होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी प्रेजेंटेड टू द व्यूअर्स इन सच अ फॉर्मेट सो दैट द व्यूअर्स मेक अप द माइंड टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि इतना क्लियर और इतना कैची होना चाहिए कि जो व्यूअर है, मतलब जो भी उसको देख रहा है, वो उसको लेने का और मतलब वो जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उसको परचेज करने का माइंड अपना सेट कर ले। द मैसेज टू बी डिलीवर्ड कैन बी एन एडवर्टाइजमेंट टू बाय अ प्रोडक्ट, टेक अ वोट फॉर अ पॉलिटिशियंस, डोनेट और अ चैरिटी। मतलब कि जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है ना, उसमें किस किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। कोई प्रोडक्ट आपको सेल या परचेज करना है, या फिर कोई भी पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपनी पार्टी के लिए, या फिर कुछ डोनेशन या चैरिटी बेसिस पे आपको करना होता है, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट आता है, it has seen that millions of rupees are being spent on the outdoor advertisement each year and the figures are expected to grow. This is due to the fact that outdoor traffic keeps on growing every year, hence the target audience for the advertising is ever increasing। इस पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। इस पैराग्राफ में आपको ये चीज़ बता रखी है कि जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है ना, इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एवरी ईयर, और ये धीरे धीरे ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने की डिमांड ही आई है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो आउटिंग है, जो ऑडियंस है, या मतलब जैसे लोगों ने घूमना फिरना स्टार्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है और आगे आगे ये पॉपुलेशन जो है ना ये बढ़ेगी, तो इसलिए लोग इस पर काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है और आपका होर्डिंग वहाँ पे प्लेस हो जाता है जब तक उस होर्डिंग की जगह पे किसी और को ना लगा दिया जाए। Even though print and newspaper advertising take up a huge part of an advertising budget, outdoor advertising is unique its own way। मतलब कि जो प्रिंट होता है या न्यूज़पेपर मैगजीन्स, इसमें भी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें भी काफ़ी बजट लग जाता है, लेकिन जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है वो काफ़ी यूनिक होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, यहाँ पे इट इज़ एन एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे यही है कि इसमें स्ट्रेटजीज वगैरह पे काफ़ी वर्क करना पड़ता है, और इट कैन गारंटी सब्सटेंशियल एक्सपोजर्स ऑफ वेरी लिटिल कॉस्ट। मतलब कि बहुत कम कॉस्ट में आपका जो एक्सपोजर होता है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपको एडवर्टाइज करनी है सर्विस वगैरह की, वो बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाती है, क्योंकि जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है ना वो हार्डली 40 सेकेंड्स की होती है। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर मानिए लक अच्छा हो तो ट्रैफिक कहीं पे मिल जाए, ऐसी जगह पे आपका होर्डिंग है, तो उसको लोग ज़्यादा देर तक भी पढ़ पाते हैं। दिस इज़ वाई आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो यही वजह होती है कि ये काफ़ी कम कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज मेक द यूज़ ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग इन देयर ओन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग जॉइंट्स एंड ईटर्स ऑन द हाईवे मेक यूज़ ऑफ हाईवे बिलबोर्ड्स टू ड्रॉ द कस्टमर टू हैव अ बाइट एंड रेस्ट अ लिटिल एट देयर जॉइंट्स। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपको रास्ते में ज़्यादातर चीज़ें जो देखने को मिलेंगी, जैसे हाईवे टाइप्स में जो जगह होती है वहाँ पर आपको मोस्टली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई ढाबा है और कहीं पे रेस्टोरेंट है, या फिर कहीं पे भी रेस्ट की जगह है, मतलब कि कोई होटल वगैरह है, तो उनकी होर्डिंग्स आपको मोस्टली देखने को मिलती हैं। और ये आपस में बाइंड अप भी कर लेते हैं कि जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास खाने का भी कुछ ऑप्शन हो, क्योंकि ऑब्वियसली भूख तो लगी जाती है कहीं पे अगर लंबे टूर पे हम जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इस तरीके से जो बिजनेस है ना वो बढ़ जाता है दोनों का ही। देर आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीपल ऑन हाईवे आर ऑन द लुक आउट फॉर द सच इन्फॉर्मेशन। और ये यूजफुल भी होता है, क्योंकि हाईवे पे कोई आपको बताने के लिए ये तो खड़ा नहीं होगा ना, आप किसी पर्टिकुलर इंसान से पूछेंगे, तो वहाँ पे जो होर्डिंग्स है उस पर जो डिस्टेंस होता है या खाने की चीज़ें मेंशन होती हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन मेकअप कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम बिलबोर्ड्स देर आर सेवरल अदर फॉर्म्स इन विच आउटडोर एडवर्टाइजिंग कैन टेक प्लेस। मतलब जो बिल बोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आउटडोर एडवर्टाइजिंग हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे जो बेवरेजेस कंपनीज होती हैं वो स्पोर्टिंग इवेंट्स को होस्ट करती हैं, जैसे कि मानिए क्रिकेट वगैरह हो गया या फिर कोई भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वो स्पॉन्सर करते हैं, तो उसमें भी उनका एक तरीके का प्रमोशन होता है। और क्रिकेट की तो बहुत डिमांड है, तो इसलिए ऐसा वहाँ पे होता है। अभी जैसे कि बायजूस है या फिर कोई और ऐसे जो बेवरेजेस कंपनी है लाइक कोको कोला, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी, तो ये चीज़ें इन सबको स्पॉन्सर करती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, कोको कोला वॉज वन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर। तो क्या है, आपने वो मैच देखा तो आपका ऑब्वियसली ध्यान इन चीज़ों पे जाएगा जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। इवन जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टी शर्ट्स पे और जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे भी इनका नाम आपको प्रमोशन के साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद में अदर प्लेसेस वेयर यू कैन सी आउटडोर एडवर्टाइजिंग आर, इसके अलावा जो आप आउटडोर एडवर्टाइजिंग देख सकते हैं वो कहाँ पे, जैसे जो कैब्स होती हैं, बसेस होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं या रेलवे सबवेज होते हैं, वॉल्स होती हैं या फिर जो ऑटो टैक्सीज वगैरह होती हैं उनके भी पीछे या साइड में कहीं पे भी आपको उनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेट्रो स्टेशंस पे भी देखते हैं जहाँ पे जो मेन आपको हाईवे साइड से व्यू दिखता है वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए ये चीज़ें लगा दी जाती हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, आपका चेक योर प्रोग्रेस 2 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट 4 को आगे कंप्लीट करेंगे और जिसमें मैं आपको इसका लास्ट चेक योर प्रोग्रेस और यूनिट पूरी कंप्लीट करवा दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।